नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इलेक्शन में प्रचार खत्म हो गया है और अब कैलकुलेशन हो रहा है। अब से लेकर 23 तारीख की सुबह तक सिर्फ कैलकुलेशन होगा और फिर बूथ पर इलेक्शन होगा। अब से लेकर 23 तारीख तक पर्चियां बंटनी शुरू होंगी। हर पर्ची से तय होगा कि वोट जिहाद हुआ या नहीं। पर्ची से तय होगा कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे चला कि नहीं। किस पर्ची पर क्या लिखा जा रहा है, मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है, हिंदू कॉलोनियों में क्या माहौल बन रहा है, क्या आज शाम भी कुछ नए फतवे आने वाले हैं, क्या कल शाम महाराष्ट्र की मस्जिदों से कुछ नए ऐलान होने वाले हैं, और क्या अब हिंदू धर्मगुरु भी धर्मयुद्ध की घोषणा करने वाले हैं। बीजेपी 170 से 175 सीटें जीतने का दावा कर रही है। सवाल यह है कि जो पार्टी 4 जून को महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हार गई थी, वो अचानक से इतनी कॉन्फिडेंट कैसे लग रही है। अचानक से बीजेपी का गेम क्यों चल रहा है। क्या वोट जिहाद के खिलाफ हिंदू पोलराइज हो रहा है और मुसलमान भी एक होकर वोटिंग करने वाला है। प्रचार रुकने के बाद एक तरह की खामोशी है, सन्नाटा है, और इस सन्नाटे के बीच से जो रुझान आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। अपने हक को छीनिए। हमने 60 साल तुम लोगों को अपना लीडर माना। नहीं मालूम पवार कहां जाते की, नहीं मालूम शिंदे कहां जाता की। याकूब मंसूरी के दिमाग में एक ही था कि बच्चे मासूम है और याकूब मंसूरी उन बच्चों को निकाल निकाल कर बाहर ला रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। महाराष्ट्र के मुसलमानों का फाइनल रुझान क्या पता चल रहा है। महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में वोटिंग से पहले क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में वोटिंग की पर्ची बंटने वाली है। क्या वोट जिहाद अब शुरू होगा। महाराष्ट्र में धर्म युद्ध का मुहूर्त आ गया है। पूरी चुनावी लड़ाई आखिर में आते आते धर्म पर आ ही गई। चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की पूरी कोशिश यह रही कि धर्म के नाम पर हिंदू वोट एक हो जाएं, और मोदी के विरोधियों की कोशिश यह थी कि हिंदू वोट जातियों में बंट जाए और मुसलमानों का वोट एक मुश्त उन्हें मिल जाए। इसीलिए बीजेपी एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर आई, और चुनाव में इस नारे का ही कमाल था कि पूरा चुनाव ही इस नारे के इर्द गिर्द हो गया। चुनाव के आखिरी दिन भी यही नारा छाया रहा। बीजेपी का नैरेटिव महाराष्ट्र चुनावों में शुरू से ही 2 नारों पर केंद्रित रहा, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। इन नारों का असर इतना था कि बीजेपी के विरोधियों का पूरा समय इन्हीं नारों का जवाब देने में निकल गया। यानी मोदी विरोधी अपना कोई नारा या नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाए। बीजेपी ने जो नैरेटिव दिया उसमें ही फंसकर रह गए। हालत यह है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह ड्रामा करना पड़ा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी यानी कि सेफ दिखाई गई और फिर उसे बीजेपी के नारे एक हैं तो सेफ हैं से जोड़ा गया। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है? राहुल ने इधर बोला, उधर बीजेपी भी तुरंत पोस्टर छाप कर ले आई। बात एक हैं तो सेफ हैं से शुरू हुई थी,
बीजेपी छोटा पोपट तक लेकर चली गई। एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है, वो पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। चुनाव के आखिरी दिन पॉलिटिकल पार्टियां सबसे ज्यादा ताकत झोंकती हैं। जहां जो कमी रह जाती है उसे पूरी की जाती है। पूरा जोर नैरेटिव बनाने पर है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी आरएसएस की तुलना सांप के जहर से कर रहे हैं। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। यही तो वो एजेंडा है जिसे मुस्लिम इकोसिस्टम आगे बढ़ाता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के खिलाफ इस तरह का नैरेटिव देते हैं, इसीलिए तो मुसलमान उन्हें पसंद करते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस और उसका गठबंधन मुसलमानों की पहली पसंद होता है। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र में मौलानाओं की अघाड़ी को जिताने की अपील उल्टा असर कर रही है। ऐसा लगता है कि कहीं मुसलमानों का वोट बिखर न जाए। मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की। उनके उम्मीदवारों के लिए लिस्ट भी जारी कर दी। लेकिन मुस्लिम वोटों की ताक में हैदराबाद वाले ओवैसी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो कहीं अघाड़ी हार न जाए। मुस्लिम मोहल्लों में यह नैरेटिव शुरू हो चुका है कि कब तक राहुल, उद्धव और शरद पवार के चक्कर में रहोगे, इन्होंने तुमको दिया ही क्या है। आप पागल होकर के, जज्बात में आकर के, एक का डर देख करके किसी सेकुलर पार्टी को वोट करेंगे तो वो वोट आपका काउंट नहीं होगा। उसको बताइए ना, अभी लोकसभा के अंदर 48 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया महाविकास अघाड़ी में, एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं था पूरे महाराष्ट्र के अंदर। आपने झोली भर भर के वोट दिया। क्या उद्धव ठाकरे ने एक बार भी शुक्रिया अदा किया आपका? बोलिए फिर मुद्दा। शुक्रिया अदा किया उद्धव ठाकरे ने? शुक्रिया अदा किया शरद पवार ने? शुक्रिया अदा किया राहुल गांधी ने, अमित पटेल ने? तो फिर क्यों वोट देंगे? क्यों वोट देंगे उनको? अपनी हैसियत को पहचानो मुसलमानों, मत पागल हो सेकुलरिज्म के चक्कर में। ये खुदा नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, सुनते हो। अपने हक को छीनिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और कोहराम मचाने का मतलब ये है
कि ये जमहूरियत का त्यौहार है, ये इलेक्शन का त्यौहार है, तो अपने वोट की ताकत से उन जालिमों को भी एहसास करवाओ जो आप पे जुल्म कर रहे हैं सामने से आकर के, चाहे वो बीजेपी और शिंदे हो, और उन लोगों को भी एहसास करवाओ जो आपका दोस्त बन करके आपको पीछे से छुरा घोपने का काम कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां कर रही हैं। मुस्लिम मोहल्लों में सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने उनके लिए किया क्या है। लोकसभा चुनावों के हवाले से पूछा जा रहा है कि लोकसभा में महाराष्ट्र जिताने के बाद उन्हें मिला क्या है। अगर मुस्लिम मोहल्लों में यह नैरेटिव चला तो फिर अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुसलमानों के वोट बटेंगे, वो भले ही बीजेपी को न मिले, लेकिन अघाड़ी को भी नहीं मिले तो बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में वोटों को एक करने के लिए मौलाना सक्रिय हो गए हैं। ऐसी ही भड़काऊ बातें और भड़काऊ भाषण चल रहे हैं। हमने 60 साल तुम लोगों को अपना लीडर माना, मुसलमानों ने माना कि नहीं माना? कभी कांग्रेस की, कहीं समाजवादी को, कहीं मायावती को, कहीं लालू को, कहीं आलू को, कहीं भालू को माना कि नहीं माना? बोलिए, माना कि नहीं माना? क्या देश का भला हो सका? हमने उनसे कहा, अगर तुम वाकई में ईमानदार हो और बेईमान नहीं हो तो 5 साल के लिए हुकूमत हमारे हवाले कर दो। इस मुल्क से गरीबी का खात्मा हो जाएगा, इसलिए कि अगर इंकलाब आएगा, ईमानदारी आएगी, सच्चाई आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का मानने वाला ला सकता है, मुसलमान ला सकता है, दूसरा कोई ईमानदारी नहीं ला सकता। हमारे यहाँ कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ लक्ष्मी का मतलब होता है कि जरूरत, पैसा हमारी जरूरत है, पैसा हमारा ईमान नहीं है। महाराष्ट्र में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां मुसलमानों के वोट का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए चुनावी सीजन में इन मोहल्लों में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए प्रत्याशी सारे हथकंडे अपना रहे हैं। बॉलीवुड के मुसलमान एक्टर भी बुलाए जा रहे हैं और वो एक्टिंग के साथ साथ सियासी भाषणबाजी भी कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब अजीत साहब मरहूम, उनका बड़ा नाम था। उनकी एक फिल्म थी नया दौर, उसमें बड़ा अच्छा हिट गाना था उनका, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है सोने का गहना। ये सोने का गहना है हमारा देश। हमें किसी का बाप यहां से नहीं निकाल सकता है। छोटी छोटी बात पे कहते हैं पाकिस्तान, अरे क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? हम हिंदुस्तानी हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं की मिट्टी में दफन होंगे। जिनको पाकिस्तान जाना था वो जा चुके हैं, जिनको जो करना था वो कर चुके हैं। मुस्लिम वोटों के लिए खुलेआम ऐसे ही भड़काऊ बातें की जा रही हैं और इसमें कोई पीछे नहीं है। मुसलमानों की हर उस भावना को भड़काया जा रहा है जिससे वोट मिल सकें, और इसमें हैदराबाद वाले भाईजान की पार्टी सबसे ऊपर है। बड़े ओवैसी के साथ छोटे ओवैसी भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में मजलिस सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जीतने का तो पता नहीं, लेकिन इन 16 सीटों पर अघाड़ी के उम्मीदवारों को हराने का समीकरण जरूर बना रही है। अपनी कौम को बेदार करने के लिए, अपने कौम के मुर्दा दिलों में जिंदा ईमान फूंकने के लिए, अपने कौम को मुनज्जम करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए 2 मिनट भी काफी है। खुदारा मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। ये ऐसी सियासत है, कौन कहां जाने वाला है नहीं मालूम। ये कांग्रेस के जो सदर है ना, क्या नाम, कांग्रेस के जो मौजूदा यहां महाराष्ट्र के सदर है, 9 बरस बीजेपी में थे, 9 बरस के बाद आए, नहीं मालूम इलेक्शन के बाद कितों को लेके कहां चले जाते थे, नहीं मालूम पवार कहां जाते की, नहीं मालूम शिंदे कहां जाता की, नहीं मालूम उद्धव कहां जाता की। कोई भी कहीं भी जा सकता है। इन सब जाने वालों में एक है
जो कहीं नहीं जाएगा। जीतने के बाद अल्लाह के घर जाएगा। सब्ज गुम्मद वाले, कमली वाले, मोहसिन इंसानियत मदीने को जाएगा। मेरा हक है ना, देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जूनियर ओवैसी अपनी रैलियों में ऐसे ही खुलेआम अल्लाहू अकबर के नारे लगवा रहे हैं और इसी को तो बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया था। इसी वोट जिहाद के खिलाफ बीजेपी धर्म युद्ध का नारा लेकर आई थी। अब प्रचार खत्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने इस नारे को सही बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जिसने सच कहा जीत उसी की होती है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी फडणवीस इसी वोट जिहाद के नैरेटिव को आगे चलाते रहे। ये वोटों के लिए मौलानाओं के तलवे चाटना जो कांग्रेस ने शुरू किया है, इसी के कारण ये सज्जाद नोमानी जी वोट जिहाद करेंगे कहते हैं। वोट जिहाद के सिपा सलार शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे कहते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद करो, उसका सोशल बायकॉट करो। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, क्या संविधान में लिखा है वोट लेने उसका सामाजिक बहिष्कार हो और आप उनके तलवे चाटे? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस, शर्म। जिस मौलाना सज्जाद नोमानी की अपील के बाद यह पूरा वोट जिहाद वाला नैरेटिव शुरू हुआ, उनको भी अब खतरे का अंदेशा लग रहा है। नोमानी ने पूरी अपील महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को वोट देने की थी, लेकिन अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा करके हिंदू वोट एक न हो जाएं। सज्जाद नोमानी को डर लग रहा है कि कहीं उनकी अपील से मुस्लिम वोट एक होने के बजाय हिंदू वोट एक न हो जाएं। ऐसा हुआ तो फिर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। नोमानी और उनके जैसे मौलानाओं की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए अब नोमानी अपनी एक सेकुलर छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, सारे धर्मों की बात कर रहे हैं। अपने भाषणों में वेदों का भी जिक्र कर रहे हैं। हमें अपने मुल्क को तरक्की देना है, हमें अपने मुल्क से नफरत को खत्म करना है, अपने मुल्क में भरोसे, भाईचारे और मोहब्बत और प्यार की गंगा जमुना को बहाना है। हमें अपने मुल्क के अंदर माहौल को बदलना है, शक शुबे के माहौल को ख़त्म करना है। हमें अपने मुल्क की लड़कियों की इज्जतों को बचाना है, अपने मुल्क की औरतों की इज्जतों को बचाना है, बहुओं और बेटियों की इज्जतों को बचाना है। चाहे वो हिंदू लड़की हो, चाहे वो क्रिश्चियन लड़की हो, चाहे वो सिख और बुद्धिस्ट लड़की हो, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बहू है, हमारी माँ है। इतना मजबूत रिश्ता अल्लाह ने हमारा हर इंसान के साथ बनाया है। कुछ वो भूले, कुछ हम भूले, सिर्फ वो नहीं भूले हैं उस रिश्ते को, हम भी भूले हैं। वो अगर भूले तो उनका कसूर कम है, हम अगर भूले तो हमारा कसूर इसलिए ज़्यादा है कि हमारे आखिरी रहनुमा और रसूल और नबी और पैगंबर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह को आए हुए सबसे कम मुद्दत हुई है। उनके वेदों को उतरे हुए हज़ारों साल हो गए। इसलिए हमारा ज़्यादा बड़ा फ़र्ज़ है कि हम इस अमानत के अलमबरदार बने। हम हर कच्चे पक्के घर में अमन व इंसाफ का पैगंबर बन के जाएं। मुस्लिम इकोसिस्टम के अंदर की यह घबराहट बता रही है कि बीजेपी का बंटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं वाला नैरेटिव बहुत गहरा असर कर रहा है। सिर्फ इस एक नैरेटिव ने महाराष्ट्र का पूरा चुनाव पलट कर रख दिया। बीजेपी के इन नारों ने विरोधियों को उनकी पिच पर आकर बैटिंग करने को मजबूर कर दिया है। और न सिर्फ कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेता मजबूर हैं, बल्कि हैदराबाद वाले भाईजान को भी इसी नारे की काट के नैरेटिव खोज कर लाने पड़ रहे हैं। खास तौर पर योगी को जवाब देने के लिए यूपी के नैरेटिव से महाराष्ट्र में सहारा लेना पड़ रहा है। ये जब अस्पताल में आग लगी, आप एक नाम लिख के रख लो, उसका नाम क्या है? याकूब मंसूरी। याकूब मंसूरी का नाम लिख लो। याकूब मंसूरी की बीवी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, उनको न्यू नेटल केयर में रखा गया और याकूब मंसूरी उस
न्यू नेटल केयर के वार्ड के बाहर सो रहा था, आग लगी तो याकूब मंसूरी अंदर कूद गया। अंदर कूदकर उसने 10 ऐसे मासूम 6 महीने के 3 महीने के बच्चों को बचाया और उनको लाकर 10 बच्चों को उसने जान बचाई। मगर याकूब मंसूरी ये नहीं देख रहा था योगी आदित्यनाथ कि किसका बच्चा है। याकूब मंसूरी के दिमाग में एक ही था कि बच्चे मासूम है और याकूब मंसूरी उन बच्चों को निकाल निकाल कर बाहर ला रहा था। और हुआ क्या याकूब मंसूरी अपने 2 बेटियों को बचा नहीं सका, उसकी दोनों बेटियां आग में जल गई। याकूब मंसूरी की दोनों बेटियां आग में जल गई। अब बोलो योगी आदित्यनाथ, बटेंगे कटेंगे तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के सामने जाकर? बोलो बीजेपी वालों, तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के चेहरे पे जाकर बटेंगे तो कटेंगे? लेकिन बीजेपी भी अड़ी हुई है, आखिरी दिन तक इन्हीं नारों पर टिकी हुई है, खुलकर उस इकोसिस्टम का सामना कर रही है जिसने लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान वाला नैरेटिव देकर महाराष्ट्र में चुनाव पलटा था। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो लोकसभा जैसा हाल नहीं होने देगी। प्रियंका गांधी जमात इस्लाम के सपोर्ट पर ऑफिशियली चुनाव लड़ रही है और जमात इस्लाम कहता है कि हमको भारत का इस्लामीकरण करना है। क्या उद्धव जी बाला साहब को यह चलता कि भारत का इस्लामीकरण किया है? उद्धव जी इसका जवाब दे। 370 लाने चाहिए ऐसा कांग्रेस कहती है, क्या उद्धव जी आपका सपोर्ट है? ट्रिपल तलाक कैंसिल करना चाहिए ऐसा कांग्रेस को लगता है, क्या उद्धव जी आपका सपोर्ट है? ये सवाल उनको पूछना चाहिए। भाजपा मायावती सरकार पक्की बनाएगी, एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं आप, अगर हम रीजन की बात करें, खासतौर पर कि विदर्भ हो या फिर मराठवाड़ा हो या पश्चिम महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी जो है कमजोर दिखाई दे रही थी, क्या स्थिति में सुधार हुआ है और चुनाव के बाद कहां तक आपको अनुमान है? काफी अच्छा परिणाम रहेगा और 170 से 175 तक सीटें भाजपा मायावती जीतेगी। आज यूपी में योगी के विरोधियों ने जबरदस्त ताकत झोंकी। योगी जब झारखंड में थे तब उनके विरोधी यूपी में हुंकार भर रहे थे। आज वैसे भी महाराष्ट्र छोड़कर यूपी पहुंच गए। क्या अखिलेश यादव के लिए 20 तारीख सबसे बड़ा दिन है? क्या योगी अपना चुनाव जीत चुके हैं इसलिए झारखंड में हैं? यूपी के एक एक बूथ की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यूपी के उपचुनाव में किसका भाव ऊंचा है? चुनाव के फाइनल राउंड के रुझान क्या हैं? क्या बाबा अपने विरोधियों पर बहुत भारी हैं? उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम करेंगे और इसलिए इनको सेंधमारी करने का अवसर नहीं देना है। मतदान से 36 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा जोश में होश नहीं खोना है? मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह ठाकुर को नोटों से तौला जा रहा है। तौलने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं हैं, तौलने वाले लोकल मुस्लिम हैं। कुंदरकी में बीजेपी कैंडिडेट को तौलने के लिए बक्से में नोट भी मुस्लिम लाए और तराजू भी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को वोट भी मुस्लिम देंगे? जवाब यही नोटों का बक्सा है। कुंदरकी सीट में बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान से है। मायावती ने रफतुल्लाह को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा ओवैसी ने यहां से मोहम्मद वारिश और आजाद समाज पार्टी ने हाजी चांद बाबू को उतारा है। 65% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर तुर्क और राजपूत मुसलमानों का दबदबा है। रामवीर सिंह ठाकुर के उतरने से राजपूत मुसलमानों ने पाला बदल लिया है और बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। उन्हें नोटों से तौलने वाले भी यही राजपूत मुसलमान हैं। योगी यहां अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक को भी तोड़ रहे हैं और कुंदरकी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हिंदू को 100% जोड़ रहे हैं। देश तब गुलाम हुआ था
जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो बटे थे, बटे थे तो अब बटना नहीं है, एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट करीब 145 किलोमीटर दूर है। यहां भी मुस्लिम आबादी 45% से ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। प्रचार के आखिरी दिन आरएलडी कैंडिडेट मिथिलेश पाल के लिए जयंत चौधरी ने रोड शो किया। मुस्लिम दबदबे वाली मीरापुर में आरएलडी ने मिथिलेश पाल, सपा ने सुंबुल राणा, बीएसपी ने शाह नजर, आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और एआईएमआईएम ने अरशद राणा को उतारा है। यहां अखिलेश के मुस्लिम वोटर में ओवैसी, मायावती, चंद्रशेखर आजाद सभी सेंधमारी कर रहे हैं। इसी डर से अखिलेश यादव मीरापुर में रैली नहीं कर पाए और रोड शो करने भी तब पहुंचे जब ओवैसी वहां की महफिल लूट कर जा चुके थे। मीरापुर में ओवैसी फुल टशन में थे और योगी से ज्यादा अखिलेश को धो रहे थे। समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, बिल के बारे में बोलने के बजाय वो कोई और दास्तान सुना रहे थे, वो कोई और ही दास्तान सुना रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आप मौजूदा हालात में अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे तो जो बरसों से हमारा इस्तेसाल चल रहा है वो जारी और सारी रहेगा। अगर एमआईएम पार्टी जीतती है तो यहां पर भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, गरीबों और मजलूमों को एक आवाज मिलेगी, क्योंकि आपने समाजवादी को कभी वोट दिया, कभी बसपा को वोट दिया, कभी आरएलडी को वोट दिया। आप सिर्फ वोट देते हैं मगर आपकी आवाज कोई नहीं उठाता। जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे दें, मगर अगर आप इस बार भी इस डर में आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये अरशद राणा जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरे भाई, जब जंग करना है जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा मामला यह है कि जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं। चुनाव आ गया तो सब आ जाते हैं कि भैया को जिताओ, दरी बिछाओ, अपनी जवानी को कुर्बान करो, उसके बाद हम ही मरते हैं, उसके बाद हम ही मरते हैं। मीरापुर में ओवैसी की सभा हाउसफुल थी, बैठने की जगह नहीं थी तो हजारों लोग खड़े थे। ये भीड़ अखिलेश का टेंशन बढ़ा रही है। अखिलेश की कैंडिडेट सुंबुल राणा रसूखदार परिवार से हैं, फिर भी भीड़ जुटाने के लिए उन्हें ओवैसी की रुखसती का इंतजार करना पड़ा। अपने मूल्यवान समय निकाल के वो आप सबके बीच में आए हैं, इसका मतलब जीत पक्की है। 20 तारीख को सब लोग वोट दीजिएगा समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, कि अखिलेश जी का मान बनाना है हम सबको। प्रचार का वक्त खत्म होने से कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव पहुंचे और रोड शो किया। 4 घंटे के रोड शो का प्लान महज घंटे भर में खत्म करना पड़ा। रोड शो के बाद अखिलेश यादव ने सभा में योगी पर निशाना साधा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल सुंबुल राणा जी को ऐतिहासिक वोटों से देकर के जिताने का काम करेंगे। मीरापुर में पीडीए की ताकत को एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग घबरा गए हैं। जब से मीरापुर में पीडीए की ताकत एक हुई है तब से बीजेपी और उनके सहयोगी लोग घबराए हुए हैं और घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है
कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। मुस्लिम वोट की लड़ाई में उलझे अखिलेश मीरापुर में अपना बेस वोट भी गंवा सकते हैं। इसीलिए जयंत चौधरी कॉन्फिडेंट हैं कि मुस्लिम बाहुल्य मीरापुर सीट में जीत तो एनडीए की ही होगी। इस गांव से बड़े जिम्मेदार लोग जिनके ऊपर बड़ा दारोमदार और विश्वास पार्टी का हमेशा रहा, वह भी शामिल है। तो ज्यादा जिम्मेदारी मनफोड़े की बनती है कि कुछ ऐसा करके दिखाओ 20 तारीख में कि विश्लेषण हो कि यहीं से शुरुआत हुई थी चुनावी इस दौरे की और यहीं जो है चुनाव का फैसला भी हो गया। चुनाव के वक्त जागने वाले लोग नहीं हैं, लोकदल के लोग बेहद मेहनती हैं, भाजपा का भी साथ चल रहा है और यहाँ मीरापुर में नल का बटन दबेगा, एनडीए की जीत दर्ज होगी। यूपी में प्रचार के आखिरी दिन जब तमाम नेता मैदान में थे, अखिलेश यादव मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जहां वो लिख रहे थे कि यूपी का उपचुनाव आजादी के बाद सबसे कठिन चुनाव है। ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये भविष्य का रुख तय करेंगे। सुबह अखिलेश ने यूपी उपचुनावों को लेकर ट्वीट किया कि ये चुनाव बाबा साहेब के संविधान और बाबा के बीच है। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की बड़ी पिक्चर के सामने एक वीडियो शूट भी कराया और उसे शेयर किया। अखिलेश ने पीडीए और डीएपी लिखकर 2 पोस्टर भी चिपकाए। अखिलेश बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के सामने वीडियो बनवाकर दलितों का वोट लेना चाहते हैं। पीडीए से डीएपी बनाकर किसानों का वोट चाहते हैं। लेकिन ओवैसी, मायावती और चंद्रशेखर मुस्लिम वोट तो तोड़ ही रहे हैं, दलित वोट भी वापस खींच रहे हैं, जो अखिलेश लोकसभा चुनाव में ले गए थे। इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। जबकि वो सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है विधानसभा के उपचुनाव में, और श्री अखिलेश यादव जी एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जनता ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया है। अच्छा होगा कि वह सपा की जो लड़खड़ा रही साइकिल है उस पर बैठे और सीधा सफाई के लिए प्रस्थान कर जाए। समाजवादी पार्टी ने प्रचार के आखिरी दिन सीसामऊ सीट पर पूरा जोर लगाया। डिंपल यादव ने रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। कार में डिंपल बीच में और बाईं तरफ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नसीम सोलंकी खड़ी थी, जबकि दाहिनी तरफ रागिनी सोनकर को खड़ा किया गया था। इसकी वजह भी जान लीजिए। सीसामऊ सीट पर मुस्लिम 80,000 और दलित 35,000 हैं, जबकि यादव 16,000 हैं। समाजवादी पार्टी की टेंशन यही 35,000 दलित वोट हैं। इन्हें ही रिझाने के लिए कार में आगे रागिनी सोनकर को खड़ा किया गया था, जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों में समाजवादी पार्टी फंसती हुई दिख रही है। करहल में लड़ाई यादव वर्सेस यादव है, लेकिन यहां भी शिवपाल यादव को डेरा डालना पड़ रहा है। बाकी सीटों गाजियाबाद, खैर, मझवा, कटहरी और फूलपुर में बीजेपी को खास दिक्कत नहीं है। बाबा 100% श्योर हैं, इसीलिए प्रचार के आखिरी दिन वो यूपी के बजाय झारखंड में हुंकार भरते दिख रहे हैं। उन्हें यूपी के रुझान भी पता है और 23 को रिजल्ट क्या आएगा ये भी पता है। 23 नवंबर को तक जो रिजल्ट आएगा, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पे संपन्न हो चुका है और बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तक के रुझान बताते हैं, अब तक के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश सिर्फ करहल में श्योर हैं, बाकी जगह क्लीन बोल्ड होने का खतरा है, लेकिन दावा 100% जीत का कर रहे हैं। लेकिन उनके दावे को मुंह चिढ़ा रहा है समाजवादी पार्टी का ये लेटर जो आज ही लिखा गया है।
लेटर में मांग की गई है कि बूथ पर तैनात पुलिस वाले पोलिंग के दिन किसी का वोटर कार्ड नहीं चेक करें।